A private member bill to set up a committee for uniform civil code was introduced in Rajya Sabha on 9th of December 2022. और जो लोग नहीं जानते यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक वन ऑफ द एक ड्रीम है, एक गोल है जो कि भारतीय जनता पार्टी अचीव करना चाहती है। राम मंदिर इनमें से एक था, आर्टिकल 370 को स्क्रैप करना उसमें से एक था, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इनका एक पेंडिंग ड्रीम है जो कि इन्हें पूरा करना है किसी भी हालत में 2024 तक। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इन बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और अंत तक, इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि ये बात कह रहा है कि सारे कम्युनिटी, सारे धर्म एक ही कोडिफाइड लॉ से गवर्न होने चाहिए, ना कि तरह तरह के पर्सनल लॉ से। अभी तक का स्टेटस को ये है कि हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख ये धर्म जो है ये कोडिफाइड लॉ से गवर्न होते हैं, और बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो अपने खुद के पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। पर्सनल लॉस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, गार्डियनशिप, ये सब एक एग्जांपल है आपके पर्सनल लॉस के। अभी तक क्या है, जो ये सब अपने हिस्टोरिकली सारे पर्सनल लॉस रिलीजियस टेक्स्ट से गवर्न होते थे, लेकिन आजाद भारत में जो हिंदू, बुद्ध, जैन से कहें, इन लोग के लिए कोडिफाइड लॉ कर दिया गया, जिसे हम हिंदू कोड बिल भी कहते हैं। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट और सक्सेशन एक्ट वगैरह इस टाइप के जो कानून है वो है एक कोडिफाइड लॉ है। अलग अलग कस्टम्स को मिलाकर जो सबसे बेस्ट कस्टम्स से इविल कस्टम्स को वाइप आउट कर दिया गया, अच्छे कस्टम्स को रखा गया, उन कस्टम्स को कोडिफाइड करके कोडिफाइड लॉ बना दिया गया, यूनिफाइड कोडिफाइड लॉ बना दिया गया। बाकी रिलीजन्स, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी हुआ, इस्लाम हुआ, इन लोगों में अभी कोई भी ऐसा कोडिफाइड लॉ स्टेट की तरफ से नहीं है, बल्कि लोग अपने खुद के पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। भला क्या कारण हो सकता है कि इतना ज्यादा जो सेकुलर लॉ है, इतना ज्यादा जो मॉडर्न लॉ है, वो हमारे फाउंडर्स ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? जब सारी चीजें हमारे सो कॉल्ड फाउंडर्स ने इम्प्लीमेंट करी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करके रखी? पहले से इम्प्लीमेंट कर देते। तो उसका रीजन कहीं ना कहीं तथ्य निकल के आता है कि पार्टीशन के दौर पे जो है एक मुसलमानों के बीच में जो है एक ट्रस्ट इशू था, ट्रस्ट नहीं था भारत की सरकार को लेकर, भारत की स्टेट को लेकर। तो शायद ये कारण हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, उनकी ऑटोनॉमी को छीन ना लें फाउंडर, जो है मुसलमानों की ऑटोनॉमी को छीन ना लें, इसलिए। लेकिन मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल मुस्लिम सत्य शोधक समाज करके एक एनजीओ है जो कि मुस्लिम रिफॉर्म इस्लाम में रिफॉर्म का काम करता है, और भी इस्लाम की जो महिलाएं हैं उनको रिफॉर्म्स चाहिए। बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स जो हैं इस चीज की डिमांड करते हैं कि इन लोग को रिफॉर्म्स चाहिए। तो अगर कम्युनिटी खुद रिफॉर्म करना चाह रही है और अगर इतने साल के बाद भी ट्रस्ट नहीं जीता, दैट इज द प्रॉब्लम विद द कम्युनिटी। और अगर ट्रस्ट जीत लिया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। आप देखें कि लॉ जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज होता है। आप एक उदाहरण में आपको समझाऊंगा, उदाहरण के रूप में, कि जुवेनाइल जो है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, उसमें जुवेनाइल की परिभाषा में जो है 18 से नीचे साल का जो व्यक्ति होता है वो कोई अपराध करता है तो उसको जेल नहीं भेजा जाता, उसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के रूप में ही उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब इस चीज को चेंज किया गया है। जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद इस चीज को चेंज किया गया। चेंज इस प्रकार किया गया कि अब जो है जुवेनाइल अगर जो है रेप कर रहा है तो उसको एज अ क्रिमिनल ही ट्रीट किया जाएगा, एज अ मैच्योर क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें इतनी बुद्धि आ गई है कि वो एक तक कर सकता है तो उसको जेल जाने के भी, मतलब जो भी उसको पनिशमेंट भी, उसको पिनलाइज भी करने का स्टेट को अधिकार है। अब जब ये कानून बना होगा जुवेनाइल सिस्टम का, उस जमाने में आप देखिए 18 साल से नीचे का जो व्यक्ति होता था बड़ा मासूम होता था और उसमें इतना मैच्योरिटी नहीं आती थी। पर आजकल के जो है खुरापाती जमाने में जो है आदमी इतना ज्यादा डिजेनरेट होता जा रहा है, इसलिए फिर जो है स्टेट ने कहा कि नहीं, अब जुवेनाइल का ठीक है, जहां तक एक मासूमियत है वहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे कौतक करने का आपको मैच्योर ब्रेन है तो फिर आप जो है पनिश करने लायक भी स्टेट को उतना अधिकार है। तो फिर आपको कौतक करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। वापस आते यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। रेंज जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो डिसाइड नहीं करके दिया सरकार ने, स्कोप डिसाइड नहीं करके दिया फाउंडर्स ने, इसलिए इस चीज को जो है डीपीएसपी में डाला गया था। आपको मैं बता दूं आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को डाला गया, यानी कि स्टेट
चाहे तो उस चीज को ला सकता है। एक स्टेट की ड्रीम में, एक स्टेट की चेक लिस्ट में ये चीज, एक चेक लिस्ट में है कि हमें ये चीज लानी ही लानी है, मतलब लाना चाहे तो ला सकते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं है, पर हाँ एक चेक लिस्ट में कि ये सारी चीजें हम लोग को अचीव करनी है, उनमें से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। लेकिन गनीमत ये है कि अभी तक हमारा जो राज्य है वो इस चीज को अचीव नहीं कर पाया है। क्या कारण रहा होगा उसका, वो तो द मिक्सचर ऑफ पॉलिटिक्स नोज। देखिए मेरी माने तो इस चीज में, पर्सनल लॉज में गवर्नमेंट हैज नो रोल्स, हैज नो रोल। गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी रोल, but government have the role to protect the principles of constitution such as equality and liberty. And if these principles such as equality and liberties are hurt by some personal laws of some religion, then government has the duty to invoke the clause, this clause, uniform civil code. इक्वालिटी एंड लिबर्टी का क्लॉज हार्म होता है जब दूसरे कम्युनिटीज की महिलाओं को वो इक्वालिटी नहीं मिलती है जो कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को मिल रही है। तो ये इक्वालिटी हार्म हो रही है, उन महिलाओं की लिबर्टी छिन रही है। तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना इन प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना। जब आजादी की शुरुआत में हिंदुओं का लॉ कोडिफाइड किया गया था, तो यहाँ भी करना चाहिए, इतने साल बाद तो करना ही चाहिए ना। अब इनका जिम्मेदारी है इन प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना, तो करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, इन प्रिंसिपल्स का जो है रखवाली करो। जस्टिस देसाई का ये कहना है कि सेकुलर स्टेट्स डील विद एन इंडिविजुअल एज अ सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। तो अब जब हम किसी भी इंडिविजुअल को डील कर रहे हैं, एक ओपिनियन अगर हम मान के चलते हैं कि हमें किसी सिटीजन, एक इंडिविजुअल से अगर डील करना है तो हम उसका धर्म क्यों देखें, कानून बनाते वक्त हम उसका धर्म क्यों नहीं देखें। जब हिंदुओं का अभी तक धर्म नहीं देखा गया किसी भी कानून बनाते वक्त, जब सिखों का नहीं देखा गया, जैन का नहीं देखा गया, बुद्ध का नहीं देखा गया, तो फिर बाकी कम्युनिटीज का भी नहीं देखना चाहिए। आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन उनको मिला हुआ, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उनका गारंटीड है, और वो वायलेट हो जाएगा ऐसा कुछ कानून उनके पर्सनल लॉस को चैलेंजिंग करते हुए लाते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अगर हम देखें, एक लब्बा लोबाब उस केस का देखें, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर एक रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच भी लगाई गई थी। एक रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच यानी कि स्टेट लगा सकता है, स्टेट के पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच लगाने के लिए। तो जब उस दूसरे सिनेरियोज में लगा सकते हैं, तो इस सिनेरियो में भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। फिर AK गोपालन के केस के ऑबर्ट एडिक्टा और रेसो डिसेंडाई का अगर लब्बा लुबाब अगर हम देखें, बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस का अगर हम लब्बा लुबाब अगर हम देखें, तो ये निकल कर आता है कि जहां से किसी एक का अधिकार खत्म होता है, वहां से किसी दूसरे का अधिकार शुरू होता है। तो जहां से मुसलमानी पुरुषों का अधिकार खत्म होता है, वहां से मुसलमानी महिलाओं का अधिकार भी तो शुरू होता है। इस बात पर गौर फरमाइए जरा, क्या उनके अधिकार नहीं है? और ये चीज हर किसी पर अप्लाई होती है। किसी एक का अधिकार खत्म हो रहा है तो किसी दूसरे का अधिकार शुरू हो रहा है। उनके रिलीजन का अधिकार खत्म हो रहा है एक जगह पर, एक पॉइंट पर, तो स्टेट के कानून बनाने का अधिकार उस पॉइंट से शुरू हो रहा है। यही इंटरप्रिटेशन, अगर अब इस इंटरप्रिटेशन के थ्रू अगर देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो DPSP में आता है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो फंडामेंटल राइट में आता है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो DPSP पर प्रिवेल कर देगा। लेकिन ऊनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में देखा गया था कि फंडामेंटल राइट्स इन DPSP आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि कोई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, बल्कि बजाय सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। आर्टिकल 25 अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी दे रहा है, तो आर्टिकल 25(2) जो है वो एक रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच भी तो लगा रहा है रिलीजन पर। इनकी स्टेट लगा सकता है कि रेस्ट्रिक्शन रिलीजन के जो राइट पर अगर चाहे तो। पन्नालाल पिट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में कहा गया था, अ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंज इन ऑर्डर शुड बी ब्रॉट अबाउट। तो इतने सालों से ग्रेजुअल चेंज नहीं आया है क्या? आप हिंदुओं का अगर एग्जांपल उठाकर देखें, तो पहले जो है हिंदू लॉ में भी कितने अमेंडमेंट्स, पहले हिंदू लॉ का जो सक्सेशन था वो मिताक्षरा लॉ से गवर्न होता था। 2005 में इसको चेंज कर दिया गया। 2010 में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है अमेंड हुआ। 1956 का प्रिंसिपल एक्ट अमेंड हुआ। जब हिंदू लॉ कोडिफाइड हो चुका है, उस कोडिफिकेशन में भी अमेंडमेंट आ चुके हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी कम्युनिटीज को अभी तक कोडिफाइड ही नहीं किया गया। ये अंतर है ग्रेजुअल प्रोग्रेस का, ग्रेजुअल चेंज का। सारा जो है सारा जो कानून अप्लाई हो रहा है वो कुछ कम्युनिटीज पर हो रहा है, कुछ कम्युनिटीज पर नहीं हो रहा है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कही गई थी, एक बात कही थी
कि सक्सेशन एंड मैरिज इन सच टाइप्स ऑफ सेकुलर मैटर्स कैन नॉट बी बॉट इनटू द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26। तो सारा मामला ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो हवाला दिया जाता है वो तो यहीं खत्म हो जाता है। कृष्णा सिंह वर्सेस मथुरा हीर के केस में सुप्रीम कोर्ट इवन रिजेक्टेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट 3 इनटू पर्सनल लॉज। तो मतलब फंडामेंटल राइट्स और पर्सनल लॉज का कुल मिला के जो लब्भा लुभाब देखा जा रहा है कि दोनों को सेपरेट रखना है, ये जुडिशरी कह रही है सेपरेट रखना है। तो सेपरेट रखना है तो सारा आर्ग्यूमेंट जो इनिशियल आर्ग्यूमेंट था वो यहीं आकर फेल होता जा रहा है। धीरे धीरे मैं देखिए आपको दिखा रहा हूं कैसे सारा आर्ग्यूमेंट फेल होता जा रहा है। इंडिया ने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटी साइन कर रखी है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन को लेकर। CEDAW में इंडिया हर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करता है। CEDAW ये चीज ऑब्जर्व भी करता है कि इंडिया ने अभी तक पर्सनल लॉज जो कि डिस्क्रिमिनेटरी टू वुमेन है उनको चेंज करने के लिए अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। क्या ये पर्सनल लॉज हमारे हिंदुओं की डिस्क्रिमिनेटरी टू वुमेन है? अगर हैं तो वो कोडिफाइड है, यानी कि स्टेट ऑलरेडी कोडिफाइड कर चुका है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है क्रिश्चियंस एंड इस्लाम की बात हो रही है, जिनका अभी भी लॉज जो है पर्सनल लॉज उनके खुद के अधिकारों से गवर्न होते हैं, ना कि स्टेट उन्हें गवर्न कर रहा है। शाहबानो के केस में ये बात कही गई थी, इट इज अ शेम फॉर द स्टेट दैट आर्टिकल 44 रिमेन्स अ डेड लेटर। मैं बता दूं इसी केस के बाद जो है जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत होती है और लगातार जजमेंट पे जजमेंट जुडिशियल एक्टिविज्म ये बात कहता आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, सेकुलर करेक्टर आना चाहिए स्टेट का, रिलीजन के लिए जो सेकुलरिज्म हम फॉलो कर रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में झलकना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारा स्टेट इतना कामयाब नहीं हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में ला सके। क्या रीजन है इसका? आप लोग सोच कर जरा कमेंट में बताइए क्या रीजन हो सकता है ऐसा कि सारी बातें मान ली जाती है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन यही बात नहीं मानी जाती है इतने टाइम तक। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस का। अंडर मुस्लिम लॉ, इफ अ नॉन किताबी वुमन मैरीज अ मुस्लिम मैन विदाउट कन्वर्टिंग, देन शी वोंट बी प्रोक्लेम्ड एज अ लीगली वेडेड वाइफ। आप सोचिए इस चीज का अफेक्ट। मतलब आप मैरिज कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, लेकिन आपको लीगली वेडेड वाइफ क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आप कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो इस टाइप की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस रहे हैं तो इनका क्या किया जाए? मतलब ये जो डोमिनेंस है, पॉलिटिकल डोमिनेंस है मुस्लिम मेल मेजॉरिटी का वुमेन पर, और ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जो है वो कैसे एलिमिनेट हो सकती है? ये स्टेट द्वारा एलिमिनेट हो सकती है कैसे? एक कोडिफाइड लॉ लाकर, पर्सनल लॉज को अमेंड कर नहीं, पर्सनल लॉज को एक जगह पे कोडिफाइड करके जो कस्टम्स बुरे हैं उन्हें एलिमिनेट आउट करके अच्छे कस्टम्स को कोडिफाइड करके, यही एकमात्र एक तरीका है। आप कहते हैं कि सारे पर्सनल लॉज जो गड़बड़े उन्हें एक के बाद एक हम अमेंड करते चले जाएं। आप एक बात बताइए, कितने कानून आप बना लेंगे? कितने कानून बनाने का कितना लिटिगेशन करेंगे? लिटिगेशन पर बर्डन करेंगे, कोर्ट पर बर्डन करेंगे, कितना लिटिगेशन कॉस्ट होगा? एक गरीब महिला जो लिटिगेशन करेगी उस पर कहां से इतना रुपया आएगा इस चीज को, लिटिगेशन की कॉस्ट को बेयर करने का? इससे बढ़िया एक ही कानून बना बुनू की छुट्टी करिए, कोडिफाइड होगा मामला, सेंट्रलाइज्ड होगा मामला, बस सिंपल। और जो सोल्यूशन है इनइक्वालिटीज का, वो स्पेशल मैरिज एक्ट भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इतना लोग इन्फॉर्म्ड नहीं है उसके बारे में। जो अनपढ़ आदमी, अनपढ़ व्यक्ति है जो कि इन्फॉर्म नहीं है चीजों के बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह के बारे में, तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा लॉ का। यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोज्ड होगा ही होगा, सब पर होगा, इकट्ठे में होगा, और सब तक ये बात पहुंचेगी भी। यह ट्रिपल तलाक का कानून था वो बहुत बेनिफिशियरी देखा गया उत्तर प्रदेश में मुसलमान महिलाओं के लिए। इसी प्रकार से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्रिश्चियन और इस्लाम दोनों में एक ग्रेजुअल चेंज, एक प्रोग्रेसिव चेंज जरूर लेकर आएगा। वही प्रोग्रेसिव चेंज जिस चीज का लेक्चर दूसरी कम्युनिटीज को पिछले 70 सालों से दिया जा रहा है। अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक और आर्गुमेंट दिया जाता है कि ट्राइबल्स के पर्सनल लॉज को जो डिस्टर्ब कर देगा। देखिए ट्राइबल्स जो है वो अपने खुद के पर्सनल लॉज को मानते हैं, बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहते हैं, उनका कोई स्टेट द्वारा गवर्न कानून नहीं होता, तो इनको भी डिस्टर्ब कर देगा। अब जरा देखने वाली बात है सोशल इंपैक्ट की बात है। मेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं काफी जगह ट्राइबल्स में, आप देखेंगे खासी और गोरो ट्राइब्स का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पर मेट्रियार्की फॉलो होती है, पति ही घर जमाई होता है। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखना चाहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलीजन पर जो है अप्लाई हो रहा है, वो माइन्यूटली जो है ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगा, वो उस चीज के लिए बना ही नहीं है। वो रिलीजियस बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो उस चीज के लिए बना हुआ है, एक सेकुलर कैरेक्टर को डिपिक्ट करने के लिए बना हुआ है। वो किसी ट्राइब के पर्सनल लॉ को एलिमिनेट करने के लिए नहीं बना हुआ है, स्पेशली मुस्लिम लॉ को एलिमिनेट करने के लिए नहीं बना हुआ है। वो बस एक इविल प्रैक्टिसेस जो है उन्हें कोडिफाइड करके हटाने के लिए बना हुआ है।
अब सरला मुद्गल के केस में बात कही थी ना कि मैरिज सक्सेशन वगैरह ये जो है ये सेकुलर मैटर में आते हैं। और सेकुलर मैटर में आते हैं तो यूसीसी क्या है, यूसीसी किस चीज को काउंटर करेगा, वो कॉम्युनल बेसिस को काउंटर करेगा, वो पर्सनल लॉज, रिलीजियस पर्सनल लॉज के इविल बेसिस को काउंटर करेगा। अब आप देखें अधिकतर ट्राइब्स जो है वो या तो आइडेंटिफाइड ही नहीं, और अगर है तो आर्टिकल 371 या फिर शेड्यूल 5-6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शन एंजॉय करती है। जब ये सब है उनके पास प्रोटेक्शन इतना सारा, तो फिर या तो आइडेंटिफाइड नहीं है या प्रोटेक्शन एंजॉय करती है, तो यूसीसी उन्हें अफेक्ट कैसे करेगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। यूसीसी उन्हें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, उन्हें टच भी नहीं करेगा यूसीसी उनके पर्सनल लॉज को। उनके पर्सनल लॉज तो जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट से जो है गवर्न हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स निकालते रहते हैं, उसके आधार पर उनके पर्सनल लॉज गवर्न हो जाते हैं। इस चीज का एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूंगा। सीए जब आया था तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जो है इनर परमिट लाइन दी गई थी कि यहाँ पर, और क्यों दी गई थी, और ट्राइबल रीजन डिस्टर्ब ना हो इसलिए तो दी गई थी। जब सीए में इनर परमिट लाइन दी गई थी तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक्सेप्शनल क्लॉज नहीं डाला जा सकेगा, बल्कि जहां तक मेरा मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो रिकमेंडेशन जो सारी जाएंगी वो यही जाएंगी कि ये ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्शन क्लॉज उसमें रखा जाएगा, जैसे सीए में इनर परमिट लाइन रखी गई थी। ये जब कानूनों में एक्सेप्शन लाया जाता है ट्राइब्स के लिए, तो यहाँ चिंता वाला क्या विषय है। दोस्तों यही वीडियो का सारा सार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब बाकी कम्युनिटीज के लिए भी लाया गया था कोडिफाइड लॉ, तब तो फिर इतना साल हो गया, दूसरी कम्युनिटीज के लिए भी लाना चाहिए जो कम्युनिटीज रह गई हैं कोडिफाइड लॉ से वंचित रह गई हैं। तो क्या वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कि वहां पे पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है कि सारा ज्ञान जो है वो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की सोसाइटी को ही दिया जाता है, या तो हटा दो सब सारी कम्युनिटीज को पर्सनल लॉज, उनको अधिकार दिया जाए कि सब कम्युनिटीज अपने खुद के पर्सनल लॉज से गवर्न हो, नहीं तो फिर सब कम्युनिटीज को एक ही लॉ से गवर्न करो। आई थिंक दिस इज व्हाट द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया इज। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, और थैंक यू एवरीवन अगर आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे हैं मेरे साथ, और मेरे चैनल में आगे तक बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, उस वीडियो पर कमेंट करिए कि आपके क्या राय हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। थैंक यू एवरीवन।